दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीरो आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, देश का एक बहुत बड़ा अखबार है अंग्रेजी का इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और देश के एक प्रमुख विपक्षी नेता डीएमके के सुप्रीमो एमके स्टालिन का एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू छापा है। इंटरव्यू बहुत लंबा है, लेकिन उसकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति के लिए, डीएमके की राजनीति के लिए या स्वयं एमके स्टालिन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे देश के लिए और खास तौर पे हमारे हिंदी हार्टलैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो बात ये है कि एमके स्टालिन ने कहा कि मैं चुनाव प्रचार में जब भी सुबह से लेकर रात तक जब निकलता हूं, घर से बाहर जैसे ही जाता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि स्वाधीनता आंदोलन की एक दूसरी लड़ाई में मैं उतर पड़ा हूं और मुझे महसूस होता है कि संविधान की रक्षा, जनतंत्र की रक्षा, फेडरलिज्म की रक्षा, इस देश की रक्षा की यह लड़ाई है। दोस्तों, इस बात को प्रकारांतर से राहुल गांधी ने भी कई बार ये बात कही है कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में भारत के या बल्कि आजाद भारत के इतिहास में अब तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था। ये अपने आप में एक अलग ढंग का चुनाव है जिसमें यह तय होगा कि फिर कभी चुनाव होगा या नहीं होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा। ऐसे प्रश्न राहुल गांधी ने भी उठाए थे। तो दोस्तों, देश के ये दो नेता ही नहीं, बल्कि केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो के मेंबर पिनरई विजयन भी ये बात उठा चुके हैं और भी कुछ नेता उठाते रहते हैं। लेकिन इन तीन दिग्गज नेताओं का मैंने नाम जानबूझकर लिया। तेजस्वी यादव भी ये उठा चुके हैं बात। लेकिन मेरे को ये चिंता है, या आप सबको भी चिंता होनी चाहिए, कि खास तौर पे हिंदी हार्टलैंड का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश के जो बड़े विपक्षी नेता और विपक्षी दल हैं, क्या उनमें इस चुनाव की जो खासियत है, इस चुनाव का जो महत्व है, क्या उसके बारे में वाकई इस तरह की कोई चिंता है? क्या वो इस चुनाव को लड़ने के लिए वो शिद्दत दिखा पा रहे हैं, वो कमिटमेंट दिखा पा रहे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए दिखना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी गृह मंत्री, ये दोनों लोग सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहे हैं। 400 पार का नारा लगाते हैं, 370 का नारा लगाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो बिल्कुल आश्वस्त होते कि बिल्कुल हमारी पार्टी चुनाव में बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ रही है, तो शायद इतना दंड फंद नहीं करना पड़ता कि यहां तोड़ो, वहां तोड़ो, इनको जोड़ो, उनको मरोड़ो, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करो। अरे भाई, गिरफ्तार ही करना था किसी भ्रष्टाचार के केस में तो 2 साल पहले कर लेते, 1.5 साल पहले करते। केसेज बहुत पुरानी है। चुनाव के ऐन मौके पर गिरफ्तारी हो रही है। ये बताता है कि इस चुनाव को कैसे वो ले रहे हैं, सत्ताधारी के दल के लोग। जिन जिन से उनको खतरा नजर आ रहा है, कुछ न कुछ किए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को अभी वारंट हो गया। तो हमारा कहना यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 80 सीटों वाला, ये 80 सीटों वाले प्रदेश के दोनों जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी,
दोनों दलों के नेताओं का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों दलों के जो प्रमुख नेता हैं, वो रोजाना कितनी रैलियां करते हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि 19 तारीख को मतदान का पहला चरण है और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो ये महज महज 13-14 दिन रह गया है। 13 दिन, 12-13 दिन जो चुनाव रह गया है, उसमें कौन नेता कितना मूव कर रहा है, कितना दौड़ रहा है, कितना लोगों से संपर्क कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने उम्मीदवारों को कितना मोबिलाइज कर पा रहा है। मुझे तो लगता है कि ट्विटर पर ज्यादा काम हो रहा है। सड़क पर जनता में, लोगों में, खेत और खलिहानों में बड़े नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं तो स्वयं कई इलाकों में घूमने गया और मैंने लोगों से पूछा कि आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स कितने आए अभी। लोगों ने कहा अभी तक तो आए नहीं, आने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है? दूसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी जो सत्ताधारी दल रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, वहां तो अजीब स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो चुनाव किस तरह लड़ रही है पार्टी। वो जोशो खरोश कहां है जब उसके कार्यकर्ता सड़कों पर निकल पड़ते थे, गलियों में निकल पड़ते थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोस्तों आज भी इन दोनों पार्टियों के पास उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार है। मैं सच बता रहा हूं, इनके पास सामाजिक आधार की कमी नहीं है, जनता की कमी नहीं है, जनता के समर्थन की कमी नहीं है। अगर कमी है तो इनके नेताओं की प्रतिबद्धता की कमी है, जनता को मोबिलाइज करने की क्षमता की कमी है, वो जोश उल्लास की कमी है। एम के स्टालिन की तरह या राहुल गांधी की तरह इस चुनाव को गंभीरता से लेने की गंभीरता की कमी है। शायद इन दोनों को नहीं अंदाज है कि ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश की संवैधानिकता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, फेडरलिज्म के लिए, विविधता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सबाल्टर्न समूहों के लिए कितना गंभीर और कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव है। दोस्तों, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल का कभी समर्थक नहीं रहा, खासकर जो आज मौजूद हैं वर्तमान में। अतीत के कई महत्वपूर्ण नेताओं को मैं श्रद्धा के साथ देखता हूं, आदर करता हूं और जरूरत पड़ने पर आलोचना भी करता हूं। लेकिन जो मौजूदा दौर के नेता हैं, मैं किसी का समर्थक नहीं और मैं किसी का निंदक भी नहीं। उनके गुण दोष के आधार पर मैं अपनी बात कहता हूं। मेरा किसी से लेना देना नहीं है, बिल्कुल साफ डंकी की चोट पर कहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जनता अगर मौजूदा सत्ताधारियों से क्षुब्ध है, तो उस जनता के नेता के तौर पे इन दोनों पार्टियों में, उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियों के टॉप लीडरशिप में, उस जनता को नेतृत्व देने और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की गंभीर चुनौती का सामना करने की दक्षता और कौशल की कमी साफ दिखाई दे रही है। कुछ मैं सबूत देना चाहूंगा, कुछ साक्ष्य देना चाहूंगा। अब आप बताइए, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ मामले हैं सामने जो दिख रहे हैं। अब बताइए कि बहुजन समाज पार्टी भी कई जगह ऐसे उम्मीदवार दे रही है जो उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र में ताकतवर नहीं माने जा रहे हैं, कमजोर कैंडिडेट्स हैं। कई जगह महत्वपूर्ण भी हैं, कई जगह ताकतवर भी हैं। लेकिन कई निर्वाचन क्षेत्रों में हम स्वयं गए और पाया कि बहुजन समाज पार्टी का जो नेता है, उसको बहुजन समाज पार्टी का आम काडर भी उस तरह से नहीं जानता या पहचानता है।
जो लोग पहले से एक्टिव थे उनको टिकट नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी में भी यही स्थिति है और समाजवादी पार्टी में यही स्थिति तो दूसरे ढंग की और आकार ले रही है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई-कई उम्मीदवार बार-बार तलाशे जा रहे हैं और बार-बार उनको पलटा जा रहा है। इतनी बार वहां पर परिवर्तन किया गया है कि जनता भी चकित है। एक तरह से लॉफिंग स्टॉक यानी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। अब आप बताइए मेरठ जो दिल्ली राजधानी के बिल्कुल पास है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको लगा संघ परिवार को लगा होगा कि भैया अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण तो बहुत पहले हुआ था जनवरी महीने में, अब उसकी आंच जो है थोड़ी ठंडी हो गई है। तो मंदिर को और मंदिर की जो पूरा डिस्कोर्स है, हिंदुत्व के डिस्कोर्स को पॉपुलराइज कराने और उसके आधार पर जनता के मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ किया जाए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमजोर है बीजेपी, हालांकि सीटें निकाल लेती है, इस बार भी शायद निकालेगी ठीक ठाक सीटें, अब तो आरएलडी भी उसके साथ है। तो उसने क्या किया कि मेरठ में अरुण गोविल को उतार दिया। अरुण गोविल कौन है? अरुण गोविल को लोग रामायण जो आता था दूरदर्शन पर प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में उन्होंने राम की भूमिका अदा की थी, यानी वो अभिनेता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है उनका चरित्र उन्होंने पर्दे पर जिया है। तो एक कलाकार, एक फिल्म के कलाकार, एक डॉक्यूमेंट्री के कलाकार या एक इस तरह के कार्यक्रमों के कलाकार को जिसने राम का रोल अदा किया हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ऑल ऑफ सडन मैदान में उतार दिया। पहले भी उतारती रही है भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को। अब मेरठ से उनका क्या रिश्ता? मेरठ में पैदाइश हुई, लेकिन वो तो मेरठ रहते नहीं, वो आ गए मैदान में जमे हुए हैं। अब उनके लिए चुनाव प्रचार भी हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भी गए थे मेरठ। लेकिन मेरठ में जो सबसे ताकतवर पार्टी है विपक्ष की, समाजवादी पार्टी, उसने पहले भानु प्रताप नाम के एक एडवोकेट जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो जाति जनगणना से लेकर तमाम सवालों पर कैंपेन करते हैं, कार्यकर्ता हैं, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उनको उन्होंने कैंडिडेट के रूप में अनाउंस कर दिया। लेकिन बात वहां तक नहीं रुकी, उनको फिर उतार दिया, हटा दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था, ऐसा बताया जाता है मुझे, कि उन्होंने अखिलेश यादव और अन्य नेताओं से कहा कि भाई ये तो कारगर नहीं होंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, क्योंकि इनका सामाजिक बेस, इनको काडर भी नहीं जानता ठीक से। अब प्रेशर में आकर कार्यकर्ताओं के या जिनके भी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच जानता हूं कि उनको हटा दिया गया, आप भी जानते हैं। और अतुल प्रधान जो विधायक हैं, जिन्होंने संगीत सोम को हराया था बीजेपी के एक विवादास्पद एमएलए को, उन अतुल प्रधान को जो पिछड़ी जात से आते हैं, उनको कैंडिडेट बना दिया अखिलेश यादव ने। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी पसंद किया कि अतुल प्रधान ठीक कैंडिडेट हैं। लेकिन अतुल प्रधान जब नामांकन करने जा रहे थे तो ऐन मौके पर पता चला कि अब वो कैंडिडेट नहीं रहेंगे। अब किसको कैंडिडेट बना दिया अखिलेश यादव जी ने? वो अपनी पार्टी का कैंडिडेट उन्होंने बना दिया किन्नी सुनीता वर्मा को, जो मेयर नहीं है, सॉरी किन्नी नहीं, वो मेयर नहीं है मेरठ से, तो इनको बना दिया। अब क्यों बना दिया? क्या अतुल प्रधान से वो ज्यादा ताकतवर हैं राजनीतिक तौर पे? क्या सामाजिक आधार के रूप में लोकप्रिय ज्यादा हैं? अब ये भी देखना है, मैं नहीं जानता, आप तय कीजिए। आप उत्तर प्रदेश को ज्यादा, हमारे दर्शक जो उत्तर प्रदेश के हैं और जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, खासकर मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो स्वयं तय कर लें। तो 3-3 बार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में ताबड़तोड़ परिवर्तन करना उम्मीदवारों का, ये क्या दर्शाता है? या तो कॉन्फिडेंस नहीं है नेतृत्व में, या जो राजनीतिक निर्णय क्षमता है उसमें कमी है, या कोई प्रेशर है पर्दे के पीछे से। वो क्या है मैं नहीं जानता। दूसरी बात, बदायूं का धर्मेंद्र यादव पहले, शिवपाल यादव इसके बाद, और अब कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव लड़ेंगे।
ये भी देख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यहां पर पहले महेंद्र नागर को नामांकित किया गया कि वो उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के। फिर राहुल अवाना हो गए महेंद्र नागर की जगह, और फिर डॉक्टर महेंद्र नागर को कैंडिडेट बना दिया गया। तो ऑफिशियली अब कैंडिडेट महेंद्र नागर है। अब वहां के लोग आशा कर सकते हैं कि वही रहेंगे। महेंद्र नागर डॉक्टर हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं। देखिए आगे क्या होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मुरादाबाद की है। मुरादाबाद वो सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां पर 2019 में जो 5 एमपी जीते थे समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के अलायंस के साथ, बीएसपी को 10 सीट मिली थी और सपा को 5 सीट। 5 सीट में 1 सीट मुरादाबाद थी। दूसरी सीट कौन थी? अखिलेश यादव की आजमगढ़ की सीट थी। मुलायम सिंह जी की सीट थी मैनपुरी। इसके अलावा आजम खां साहब की सीट थी रामपुर। संभल की सीट थी शफीकुर रहमान बर्क की, जो अब दिवंगत हैं। यानी इसमें 2 लोग दिवंगत हो चुके हैं, मुलायम सिंह जी और बर्क साहब। अब मुरादाबाद से जो सीट जीते हैं एसटी हसन साहब, डॉक्टर एसटी हसन, पॉपुलर आदमी है वहां के। मैंने पूछा मुरादाबाद वालों से, वहां के जर्नलिस्टों से भी पूछा, वो पॉपुलर आदमी है। उनका नाम अनाउंस हो गया, फिर उनका नाम काट दिया गया और उनकी जगह पर रुचि वीरा को दे दिया गया। बताया गया मुझे कि रुचि वीरा को दबाव था आजम खान साहब का कि उनको दिया जाए। बहरहाल अब जिसका भी दबाव मैं नहीं जानता, लेकिन फिर से रुचि वीरा को काट करके अब फिर से डॉक्टर एसटी हसन को दे दिया गया टिकट। खैर ये अच्छा हुआ है, जो मुरादाबाद वाले मुझे बता रहे हैं फोन पर, जिन जिन से मैंने पूछा। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिजनौर में भी वैसे ही हुआ। यशवीर सिंह पहले हुए, अब दीपक सैनी लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम मैं बता सकता हूं अनेक क्षेत्रों का जहां इस तरह से हुआ है, दर्जन भर। तो ये बताता है कि चुनाव को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए अपोजिशन को, उतना नहीं लिया जा रहा है। अब कौन पूछे कि भाई 2019 में सपा और बसपा ने अलायंस किया था, आखिर ये वजह क्या है कि इस बार अलायंस नहीं हुआ? इस बार तो इंडिया ब्लॉक बना है, लेकिन बीजेपी की चुनौती का सामना करने के लिए दोनों दल रूठ गए। ये अपने आप में साबित करता है कि गैर गंभीरता है कहीं ना कहीं एक लेवल पर दोनों तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को पटा चुकी है। छोटे दल हैं। इसके अलावा दारा सिंह को मिला चुकी है, जो पहले सपा में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर चले गए, फिलहाल वो कहीं नहीं है, अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो छोटे छोटे समूहों को पटाने में भारतीय जनता पार्टी लगी है, लेकिन सपा और बसपा, कौन जा रहा है, कौन हट रहा है, कौन समर्थन वापस ले रहा है, कौन उनसे नाराज हो रहा है, कोई फिक्र नहीं। पल्लवी पटेल तक चली गई, अब वो कहां जाकर रुकेंगी कोई ठिकाना नहीं। तो ये जो सिनारियो उत्तर प्रदेश का है, ये बताता है कि जनता, जो सबाल्टर्न समूह है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, जो इस मौजूदा तंत्र से क्षुब्ध हैं, असंतुष्ट हैं, विकल्प चाहते हैं, उन्हें इन राजनीतिक दलों ने और उनके नेताओं ने विकल्पहीन सा बना दिया है। उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये देख नहीं रहे हैं कि वो किस बेहाली में जी रहे हैं, कितनी भय की स्थिति है, कितनी दहशत है उनमें, लोगों में, कितना नुकसान हो रहा है इन समूहों का। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के ये नेता इस पूरे चुनाव को जिस तरह देख रहे हैं, जिस तरह उनके कदम उठाए जा रहे हैं, उठा रहे हैं कदम वो, उससे साफ जाहिर होता है कि उनमें एमके स्टालिन वाली, राहुल गांधी वाली, तेजस्वी यादव वाली, पिनरई विजयन वाली वो गंभीरता नहीं है। क्यों नहीं है ये आप समझिए, आप सोचिए, आप दबाव भी डालिए, क्योंकि जनतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष जमकर चुनाव लड़े। अगर विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा
अगर विपक्ष पीछे हट जाएगा स्वयं ही, अगर वो डर जाएगा या कोई मैच फिक्स हो जाएगा, तो फिर जनता का क्या होगा? मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई मैच फिक्सिंग है। राहुल गांधी ने अलबत्ता यूज किया था इस टर्म को एक बृहत्तर संदर्भ में। मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा यह मानना है कि सब लोग जरूर अपने तय कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। हो सकता है उनका मकसद हो सकता है उनकी अपनी टैक्टिस हो सकता है उनकी टैक्टिस में कमजोरी हो। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला प्रदेश, इस देश के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले सूबों में सबसे बड़ा, सबसे ऊपर रखा जाने वाला प्रदेश। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है, वह अपनी राजनीतिक न तो गंभीरता दिखा रहा है और न वो जरूरी कौशल का प्रदर्शन कर पा रहा है। देखिए इस चुनाव को कैसे लड़ता है। जो सबाल्टर्न समूह है, उनके एस्पिरेशंस को कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों, बिल्कुल आखिर में एक टिप्पणी कि आप मेरा कार्यक्रम 0 आवर रेगुलर देखिए, सोमवार और शनिवार, और हमें बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। फिर से आपको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।